चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. पर यूनिट वॉल्यूम द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है ना. फिर हमने ये भी बताया था बेटा कि अगर किसी भी पॉइंट पे आप इन तीनों का सम डिटरमाइन कर लेते हैं एक फ्लूइड में जो कि आइडियल बिहेवियर को शो कर रहा है, तो किसी भी और पॉइंट पे इन तीनों का सम उसी के इक्वल आएगा. ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था. ठीक है ना बच्चों. इसके बाद लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाना शुरू किया था वो इसका थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है. थ्योरेटिकल एप्लीकेशन मैंने पढ़ाना शुरू किया था. हालांकि एक आपको समझने के लिए कुछ बातें मैंने बताई थी, एक वीडियो भी शायद दिखाया था जिसमें आपको चीजें बताई थी मैंने. थ्योरेटिकल एप्लीकेशन इसमें पहला बताया था ना, ब्लोइंग ऑफ हट करके बताया था एक टॉपिक, ब्लोइंग ऑफ हट. ठीक है ना. इसका लॉजिक आपको बताया था. फिर ऐसे कुछ और भी एग्जांपल आपको दिए थे. ठीक है ना. क्लियर बच्चों. एक बार इसमें होता है ब्लोइंग ऑफ हट का. दूसरा एग्जांपल पहले एनसीईआरटी ने जो जो बोला है पहले वो कर लेते हैं. फिर उसका दूसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है वो बोलता है बच्चों मैग्नस इफेक्ट. इसके अंदर लिखो मैग्नस इफेक्ट. मैग्नस इफेक्ट इसके अंदर बच्चों थ्योरेटिकल एप्लीकेशन में एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक मेंशन है बेटा, इसको लिखो मैग्नस इफेक्ट. मैग्नस इफेक्ट. ठीक है बेटा. मैग्नस इफेक्ट. मैग्नस इफेक्ट के बारे में लिखो. थ्योरेटिकल एप्लीकेशन इसमें मैग्नस इफेक्ट. ठीक है. जल्दी कर लो बेटा. मैग्नस इफेक्ट लिखो बेटा. लिखो इसके बारे में. चेंज इन द हॉरिजॉन्टल. आयरन बॉल कहाँ है? बॉल कहाँ है? क्रिकेट बॉल. हाँ लेके आ जाना जरा, जल्दी से आ जाना लेके. ठीक है जल्दी आओ. बात क्या लिखो बच्चों. अच्छा वो समझ में आया था लास्ट क्लास में जो एक्सप्लेनेशन दिया था बच्चों, समझ में आया था ना कि अगर हाइट की वैल्यू दे दो यार इसको कोई पेन, अगर एक्स्ट्रा किसी के पास हो तो. ठीक है आर्यन को आ जाने दो एक बार, बस आर्यन को आ जाने दो फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. गधे को नहीं मिलेगा. लिखो तुम लोग. चेंज इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. चेंज इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. चेंज इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन. चेंज इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ ए बॉल. ये बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है बेटा. चेंज इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ ए बॉल ड्यू टू स्पिन. चेंज इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ ए बॉल ड्यू टू स्पिन. ड्यू टू स्पिन is called Magnus effect. Due to spin is called Magnus effect. Due to spin is called Magnus effect. Change in the horizontal or vertical direction of ball due to spin is called Magnus effect. Due to spin is called Magnus effect. ठीक है ना. ठीक है. अब इधर देखो जरा ध्यान से बच्चों. जैसे मान लो ये क्रिकेट का ही पहले एग्जांपल ले लेते हैं. क्रिकेट में बॉल है. ठीक है. और इसको कोई स्पिनर बॉलिंग करा रहा है. ठीक है ना. स्पिनर इसका बॉलिंग डाल रहा है. तो स्पिनर जब बॉलिंग डाल रहा है, ठीक है अभी रखे लो. स्पिनर जब बॉलिंग डाल रहा है बच्चों तो ये ऐसे घूम रहा है. मान लो उसने बॉल को ऐसे फेंका, तो ऐसे जब फेंका तो उसके बॉल में इस तरह से घुमाव था. ऐसे ये बॉल ऐसे घूम रहा है. तो बच्चों इस साथ में ये बॉल आगे भी जा रहा है. समझ रहे हो ना. तो बेटा आगे जा रहा है तो इसको एयर कैसे कट करेगा? ऐसे. मतलब एयर इसके चारों तरफ ऐसे जा रहा होगा. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एयर ऐसे जा रहा होगा. ठीक है बच्चों. तो अब दो पॉइंट को बहुत ध्यान दो बच्चों. इस पॉइंट को ध्यान दो और इस पॉइंट को ध्यान दो. तो बच्चों यहां पे अगर बॉल ऐसे घूम रहा है, ध्यान से समझना, यहां पे अगर बॉल ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा. पक्का बेटा. बॉल घूम रहा है ऐसे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी किधर होगा? इधर. और नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी किधर होगा? इधर. तो बच्चों नीचे वाले पॉइंट पे एयर का भी वेलोसिटी इधर है और बॉल का स्पिन का डायरेक्शन की वजह, स्पिन की वजह से जो वेलोसिटी है वो भी इधर है. समझ रहे हो बात को कि नहीं? ऊपर वाले पॉइंट पे देखो बच्चों, एयर का वेलोसिटी ऐसे है और स्पिन का वेलोसिटी ऐसे है.
यानी ऊपर वाले पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और नीचे वाले पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा नीचे वाले पॉइंट पे आपका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, v इंक्रीजेस। इसकी तुलना में बच्चों अगर ऊपर और नीचे में तुलना करूं, जैसे मैं v1 लिख ले रहा हूं और v2, तो बच्चों v2 की वैल्यू विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन v1, स्लाइटली ग्रेटर देन v1। क्लियर है ये बात बच्चों आपको? थोड़ी सी ज्यादा होगी। उस ज्यादा होने से होगा क्या? तो बच्चों अभी हमने लिखा था इस एक्सप्रेशन को p इक्वल टू रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा देखो इसमें बॉल का जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। ग्राउंड से हाइट की तुलना में इस बॉल का जो थिकनेस है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हाइट का गैप है, उसको मैं ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो बच्चों अगर हाइट का फैक्टर नेग्लेक्ट हो गया, ये वाला फैक्टर नेग्लेक्ट हो गया अगर, तो जिस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगा उस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, कम। लास्ट क्लास में भी देखा था, लास्ट क्लास में कैन वाला भी एग्जांपल देखा था। दिक्कत हो रहा है बेटा? ठीक है, थोड़ा इधर ही हो जाओ सत्यम, तुम इधर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जिस पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा होगा बेटा उस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, कम। तो बच्चों लास्ट क्लास में दिखाया था ना कैन वाला एग्जांपल, कैन ऐसे बीच में था, एयर बीच में जा रहा था तो दूर होने चाहिए लेकिन वो पास आ गए। पास क्यों आ गया बेटा? एयर की स्पीड बढ़ी, बीच का प्रेशर कम हुआ और साइड का प्रेशर ज्यादा हुआ तो वो पास में आ गया। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ की स्पीड ज्यादा हुई, यहाँ की स्पीड कम हुई, तो ऊपर वाला प्रेशर बेटा ऐसे लग रहा है और नीचे वाला प्रेशर ऐसे लग रहा है, तो कौन बड़ा होगा, P1 की P2? P1 बड़ा होगा। तो बच्चों ये बॉल जो है वो डिप करेगी। बॉल क्या करेगी, डिप करेगी। डिप करेगी मतलब एक स्पिनर जब बॉल ऐसे कराएगा तो उसका बॉल डिप करेगा। डिप करने का मतलब क्या होता है, जैसे क्रिकेट में अगर जो लोग क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं वैसे, बहुत लोग है ना। तो क्रिकेट में क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर बैट्समैन है तो बॉलर के हाथ से बॉल छूटा तो उसको गेस किया उसने कि बॉल यहां गिरेगी, तो उसने स्टेप आउट किया। लेकिन इस फिनोमेना के वजह से, क्योंकि उसने ज्यादा रिवोल्यूशन दिया था बॉल में, बॉल यहां न गिर के पीछे ही गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि डिप हो गई बॉल। तो बेटा वो बॉल से ऐसे आगे तो बढ़ा लेकिन बॉल से पीछे रह गया। तो अब उसके बाद देखो अगर बॉल टर्न होगी तो स्टंप हो जाएगा और मारेगा तो आउट हो जाएगा। तो ये स्किल है जिसके कारण देखो इस केस में बॉल का क्या हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन चेंज हुआ। वर्टिकल डायरेक्शन चेंज हुआ ड्यू टू स्पिन। अगर कोई ऐसा बॉलर है जो उल्टा स्पिन करा पाए, उल्टा स्पिन मतलब स्पिन ऐसे, तो इसका बॉल ऊपर चला जाएगा एयर, लूप भी बना। अब बोलोगे उल्टा कैसे होगा, ये सोच तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? उल्टा स्पिन नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। इसलिए करा सकते हो क्योंकि तुम अभी जानते हो जैसे स्पिनर कभी भी स्पीड ऑफ द बॉल फिंगर से नहीं देता है। जैसे अगर आप लोग अब क्रिकेट जानते हो, क्रिकेट में एक पेसर होता है, तो पेसर जब बॉल को स्पीड देता है तो अपने रिस्ट से भी देता है। लेकिन स्पिनर जब बॉल को स्पीड देता है तो रिस्ट से नहीं देता है, वो अपने बॉडी के मोमेंटम से देता है। तो उसका हैंड केवल यूज होता है बॉल को घुमाने में। तो ऐसे भी घुमाएगा ना तो बॉल आगे जाएगी, है ना। बहुत सारे बॉलर ऐसे घुमाते हैं। तो इसमें बच्चों क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन चेंज होगा। अब इस पूरे डायग्राम को ऐसे कर दो, फुटबॉल ऐसे उठा दो, इस पूरे डायग्राम को ऐसे कर दो। तो ऐसे करोगे बच्चों तो एक फुटबॉलर जब किक करता है, तो पेनल्टी शूटआउट देखा है कैसे कर्ल बनाते हुए गेंद जाती है और गोल पोस्ट पे चली जाती है, हवा में बनाना जिसको बोलते हैं कि कर्ल बनाते हुए चली जाती है। देखा है ऐसा किक? देखा होगा कि नहीं बच्चों? ये फुटबॉल में आपने देखा होगा कि जैसे एक फुटबॉलर किक करता है तो उसका सीधा बॉल नहीं जाता है, ऐसे जाके ऐसे एयर में अपना रास्ता बदल लेता है, ऐसे जाके अपना वो, और जानबूझ के मारते हैं वो। तो बच्चों किक करने में क्या करें कि अगर वो बॉल में आगे जाने के साथ साथ इस तरह का स्पिन दे दिया और बॉल ऐसे, बच्चों इस बॉल को ऐसे पकड़ो ऐसे घुमा दो, तो अब होगा क्या, इसकी वजह से बॉल इधर कर्ल करेगा। अगर बॉल में स्पिन ऐसा होगा, इस तरीके से स्पिन होगा, तो बॉल एयर में ऐसे कर्ल करेगा। क्यों बच्चों? इस पॉइंट वाला प्रेशर, जैसे ये बॉल ऐसे, इस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऐसे आ रहा है, क्या होगा, वेलोसिटी रुकेगा। वेलोसिटी रुकेगा तो इधर का प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसके कारण बच्चों क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंज होगा। तो एक फुटबॉलर जब बॉल को किक करता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बॉल की बदलता है। एक स्पिनर जब बॉल को डालता है तो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन बदलता है बिकॉज ऑफ स्पिन। तो इसीलिए डेफिनेशन लिखवाया है, चेंज इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द बॉल ड्यू टू स्पिन इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। बच्चों किसके ऊपर बेस्ड होता है मैग्नस इफेक्ट? क्वेश्चन पूछा जाए तो इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर है ना? अगर अरे तुमने लिखने की क्या जरूरत है, तुम तो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन ही उसी का लिख रहे हो, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस के लिए, अगर मैग्नस इफेक्ट किस पे बेस्ड होता है, बर्नौलीज थ्योरम पे होता है।
ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले यही बात दिखाई गई है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिसमें ये होता है। पहले एनसीईआरटी वाले एग्जांपल कर लेते हैं। बच्चों एनसीईआरटी ने तीसरा बताया एरोप्लेन का, एरोप्लेन का बताया बच्चों, एरोप्लेन का, ठीक है। तो एरोप्लेन का जब तुम विंग्स देखोगे, एरोप्लेन का जब विंग्स देखोगे बच्चों, तो उसको किस तरह से डिजाइन होता है। ठीक है, एरोप्लेन का विंग्स इस तरह। अब बोलोगे सर ये क्या, मतलब ये क्या ही चीज है कि नहीं। लेकिन देखो इधर ध्यान से सुनो, देखो गधा कह रहा है कि आईब्रो है ये। कोई बात नहीं। देखो इधर, अगर एरोप्लेन इस तरीके से, तो उसके विंग्स ऐसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। अरे एरोप्लेन इस तरह से है तो इसके दोनों तरफ इस तरह से विंग्स दिखेंगे कि नहीं। अब इसको साइड से यहां से देखो, तो यहां से देखने पे ये जो विंग का शेप दिखाई पड़ेगा ना, वो ऐसा दिखाई पड़ेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहा ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे ये सामने केबिन है, क्रू केबिन है, ये बीच यहाँ पे बैठेंगे लोग, तो ऐसे दो होता है। देखा है एरोप्लेन कभी जीवन में, देखा ही बचपन में खिलौना। गजब हाल है यार ये तो। अरे मैं आदिमानव को फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रहा अब। अरे समझ रहे हो ना तुम लोग यार, ये क्या बात हुई यार। विंग्स है तो विंग्स ऐसे होता है ना, दो होता है, पता है ना, एक इधर होता है और एक इधर भी होता है। तुम इसको देख लो, ठीक है ना। तो बच्चों अगर यहां से देखोगे, इस तरफ से देखोगे, तो उसका शेप ऐसे दिखेगा। मतलब ये आगे जाके ऐसे है, अब ऐसा कोई नहीं समझ लेगा। और यहाँ पे ऐसे पूरा एरोप्लेन, और वैसा पीछे भी है, साइड व्यू है, साइड व्यू। फ्रंट व्यू में बेटा ऐसे कैसे दिखेगा। अरे पक्का बताओ, क्लियर हुआ ना। क्या बने, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, ये इधर ध्यान दो। तो बच्चों जब एरोप्लेन ऐसे आगे जाएगा, इधर एरोप्लेन जब ऐसे आगे जाएगा, तो इसका इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऊपर एयर आराम से पास हो और नीचे एयर को ऑब्स्टेकल मिले। यहां पे एयर को ऑब्स्टेकल मिले और यहां पे एयर आराम से पास हो। ऐसा इसको डिजाइन किया गया है। तो तुम लोग बाकी की कहानी जानते ही हो। अगर यहाँ पे एयर अगर रुकेगा, उसकी स्पीड कम होगी। अगर बच्चों उसकी स्पीड कम होगी तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और ऊपर वाला प्रेशर क्या होगा, कम। और बात समझ रहे हो ना बच्चों। यहाँ पे अगर एयर स्पीड रुकेगी, ऑब्स्टिकल है, अगर एयर स्पीड रुकेगी तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, स्पीड कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। बच्चों इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एच वाला फैक्टर अभी भी नहीं है। तो यहाँ पे जहां पे स्पीड कम होगी वहां का प्रेशर ज्यादा होगा, तो P2 का प्रेशर ज्यादा होगा, P1 का कम होगा। इसके वजह से दोनों विंग से प्लेन को लिफ्ट मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे अगर आपको एरो हेलीकॉप्टर है, तो बच्चों हेलीकॉप्टर को आप एक जगह पे रोक सकते हो, लेकिन अगर एरोप्लेन को एक जगह पे रोक दिया तो सीधा नीचे आ जाएगा। क्योंकि एरोप्लेन चलता ही इसी फिनोमेने पे है कि बच्चों ये जब तक ये वेलोसिटी का डिफरेंस बना रहेगा, तब तक ये प्रेशर का डिफरेंस बना रहेगा। वेलोसिटी का डिफरेंस खत्म, प्रेशर का डिफरेंस खत्म, एरोप्लेन नीचे आ जाएगा। इसीलिए तो एरोप्लेन को टेक ऑफ करने से पहले स्पीड बनाना पड़ता है। स्पीड क्यों बनाता है, जितना ज्यादा स्पीड का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस आएगा और उतना ज्यादा लिफ्ट मिलेगा एरोप्लेन को। समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों जैसे क्या होता है, पहले स्पीड बनाते हैं, फिर यहाँ पे फ्लैप्स होते हैं, ठीक है ना। तो फ्लैप्स होते हैं तो क्या करता है, स्पीड जब ठीक ठाक बन जाती है तो ये फ्लैप्स को ऐसे खोल देता है। नीचे फ्लैप्स होते हैं इसके, ये खुल जाता है तो एयर को और ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। अरे नीचे भी फ्लैप्स होते हैं, ऊपर भी फ्लैप्स होते हैं। एरोप्लेन में कभी विंडो के पास बैठ के देखना, ठीक है। तो ऊपर भी फ्लैप्स होते हैं, नीचे भी फ्लैप्स होते हैं। पहली फ्लाइट पकड़ी थी जीवन में 6 घंटे नॉन स्टॉप। हाँ, दिल्ली से इस्तांबुल। और फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ा था तुर्की, टर्की टर्की। दूसरी फ्लाइट पकड़ी थी इस्तांबुल से सोफिया, यूरोप। पहली फ्लाइट जीवन में। इधर सुनो, गधे हो तुम लोग। ठीक है चलो, थोड़ी देर रुक जाओ, सीट चेंज कर लो, इधर बैठ जाओ तुम। देखो इधर,
अरे गधू, तुम्हें बात समझ में आ रही है? ए, बहुत पीटोगे तुम, गधा कहीं का। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? जब इसको टेक ऑफ करना होता है तो फ्लैप खोल देता है। फ्लैप खोलने से क्या होता है, एयर की स्पीड यहां और कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से लिफ्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब इसको नीचे आना होता है तो बच्चों ऊपर वाला फ्लैप खोल देता है, तो ऊपर फ्लैप खोलने से क्या होगा, ऊपर की स्पीड कम हो जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, क्योंकि ऊपर ऑब्स्टिकल मिलेगा ना। अब आयरन बॉल दो, तुमने लिखा। बच्चों समझ रहे हो कि नहीं एरोप्लेन में कैसे टेक ऑफ होता है? इसमें भी बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई होता है। तो तुम समझ गए, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये ठीक है। एक डायग्राम तो बना लो, ये बस ये वाला डायग्राम बना लो। बना लोगे कि नहीं? बनाओ। ऊपर P1 P2 लिख लो, और यहाँ V1 V2 लिख लो, और यहाँ लिख लो V2 इज लेस देन V1, और यहाँ लिख लो P2 इज ग्रेटर देन P1। बस बात इतना ही, ठीक है। बस एक बना लो ऐसा डायग्राम, बस ऐसा ध्यान देना कि ऊपर एयर आराम से पास कर जाए, नीचे ऑब्स्टिकल के साथ पास कर। बेटा वहां बैठ जाओ, ठीक है। हो गया बच्चों? देखो बच्चों, अगर आपने P2 माइनस P1 निकाल लिया जैसे, तो यहां बताओ नेट में अब थ्रस्ट कितना लग रहा होगा? बच्चों ऊपर की तरफ जो नेट में फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? तो F विल बी इक्वल टू F अपॉन ए, क्या होता है, प्रेशर। तो F अपॉन ए विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। तो बच्चों यहाँ पे नेट में अब थ्रस्ट लग रहा होगा 2 इंटू P2 माइनस P1 इंटू ए। सही बात है? ये क्यों, बताओ जरा, एक्सप्लेन करो। बेटा P2 माइनस P1 क्या है, जो नेट में प्रेशर लग रहा होगा। एरिया किसका है, एक एक जो उसका विंग है उसका एरिया है। बच्चों एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, एक विंग का ये एरिया है। तो ऐसे ऐसे दो विंग होते हैं ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। और यही बच्चों आप बाद में चल के, यही आपके किसके इक्वल हो जाता है, mg के। 2 P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल्स टू mg, ये mg के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। अगर कभी न्यूमेरिकल है तो ये mg के इक्वल हो जाता है, ठीक। जल्दी लिख लो, क्लियर। अगली बार एरोप्लेन जाना तो ध्यान से देखना इसको, इस फिनोमेना को। अच्छा, ए बाद में लिखो तुम, हो गया, लिख लिया तुमने, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो बच्चों एनसीईआरटी में यही कुछ एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। पहले हुआ करता था, अब नहीं है। कौन सा नंबर है? फोर्थ लिखो बच्चों, हार्ट अटैक। गधे हो क्या तुम लोग? बर्नौलीज इतना इंपॉर्टेंट फिनोमेना तुम सोच नहीं। बर्नौली बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इधर ध्यान दो। अरे सुनो ध्यान से, एक आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी, पता है आपको? बायो वाले बच्चे, कोरोनरी आर्टरी पता है, एसी का टेम्परेचर मत बढ़ाओ। एक कोरोनरी आर्टरी होती है, पता है? बताओ क्या होती है बायो वाले बच्चों, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? क्या होती है बच्चों कोरोनरी? हाँ, हाँ, सही बात है बच्चों, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जैसे बैंक में कैशियर होता है ना, कैशियर होता है, सबको पैसा देता है, सबको ब्लड देता है हार्ट। उसी तरह कैशियर सबको पैसा देता है, लेकिन कैशियर को भी तो सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो जो कैशियर को सैलरी मिलती है वो कोरोनरी आर्टरी से मिलती है, मतलब जो हार्ट को अपने लिए ब्लड मिलता है वो इस आर्टरी से मिलता है, ठीक है। तो बच्चों इस आर्टरी में देखो, ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, जिसको आर्टरी का ब्लॉकेज हम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ बच्चों, तो पहले क्या था, ब्लड फ्लो कर रहा था,
तो बच्चों अंदर और बाहर का प्रेशर इक्वल था, जितना प्रेशर अंदर का था उतना प्रेशर बाहर का था। आर्टरीज में ऐसा होता है। तो बच्चों अंदर और बाहर का प्रेशर इक्वल है, लेकिन इस पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा बताओ, एरिया कम हो गया ना। तो बच्चों एरिया कम हो गया तो यानी स्पीड बढ़ जाएगा। अरे अभी तो बताया था लास्ट क्लास में, एरिया कम होने पे स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेटा अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों बाहर वाला प्रेशर उतना ही रहेगा, जो आउटसाइड प्रेशर है वो उतना ही रहेगा, अंदर वाला प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो आर्टरी है वो इस तरह से चिपक जाएगी, तो एकदम कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा। बस 3 बार हुआ तो खत्म काम, समझ आया ना। तो मतलब हार्ट अटैक लाने में इसका कोई रोल नहीं, लेकिन हाँ जिस मोमेंट पे हार्ट अटैक होगा उसमें इसका एप्लीकेशन है। समझ रहे हो कि नहीं, ये कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, हार्ट अटैक में भी इसका एप्लीकेशन कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि प्रेशर का डिसबैलेंस हो जाता है और ये ब्लॉक हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। ड्राइंग बना लो, ड्राइंग बना लो, और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बाकी तुम समझदार हो। हाँ, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हें एमबीबीएस करना पड़ेगा। मान लो ये बाद में जाके बच्चों एक कोलैप्स हो जाता है। तुम लोग फिर हंसना शुरू, रिमोट दो एसी का। हाँ ले 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 ले, चलो तुम उधर चलो। चलो ये लिखा लिखा लिख लिया बच्चों, जल्दी करो, टाइम वेस्ट। बच्चों बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 25 ठीक है। हो गया बच्चों, लिख लिया। आगे चले बच्चों, इसका एक एप्लीकेशन क्रिकेट में भी होता है, रिवर्स स्विंग। आप लोग जानते हैं रिवर्स स्विंग, जानते हैं आप लोग क्या होता है रिवर्स स्विंग? उसमें भी इसका एप्लीकेशन होता है। देखो तुमने रेड वाली बॉल देखी कभी क्रिकेट में? अरे ये यहाँ पे बीच में एक सीम होता है और रेड बॉल होती है, बिल्कुल। उससे क्रिकेट आप लोग खेलते नहीं होंगे क्योंकि इक्विपमेंट चाहिए प्रॉपर। तो बच्चों इस रेड वाली बॉल में देखते हो तुम लोग, क्रिकेटर क्या करते हैं, बार बार इसको साइन करते हैं एक तरफ, ऐसे देखा ना, ऐसे ऐसे करते हैं बॉलिंग करने से पहले, है ना। पहले ऐसे करके फिर उसको ऐसे लगा के फिर साफ करते हैं। कुछ लोग होता है ऐसे टी शर्ट से अपने साफ करते हैं। हाँ। तुम गधे हो क्या? तो बच्चों देखो इधर ध्यान से, तुम लोग गधे हो क्या यार एकदम, इधर ध्यान दो। तो बच्चों जानबूझ के देखो, पूरी टीम जो होती है, रिवर्स स्विंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ। पूरी टीम जो होती है बॉल के एक साइड को साइन कराती है। तो एक साइड जो होता है वो रफ होता है और दूसरा साइड बहुत ज्यादा रफ होता है। गधे कहेंगे, ठीक है, या स्मूथ कह लो, ठीक है। तो इसके वजह से होगा क्या बच्चों, कि जब बॉल को थ्रो किया जाएगा, जब बॉल को फेंका जाएगा, तो जैसे जानबूझ के, अब देखो पूरी टीम मिलके क्या करती है, एक साइड वाला हिस्सा ही चमकाती है। पूरी टीम मिलके एक साइड का हिस्सा चमकाती है, ऐसा नहीं। तुम लोग क्या समझते हो कि बॉल किसी को भी दिया बस वो ऐसे करने लगता है? नहीं, वो पहले देखता है, पहले देखता है कि कौन सा हिस्सा चमकाना है, वो पहले। यार इसमें क्या कॉमिक है? तो बच्चों जो रफ साइड होगा, ठीक है ना, तो एक साइड, बच्चों इधर ध्यान दो, एक साइड जो होता है बच्चों, इसको, इसमें कई बार लोग अनफेयर मीन्स का भी सहारा लेते हैं। जैसे कई बार लोग क्रीम वगैरह लगा के इसको इस तरफ लगा देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जैसे अगर पवेलियन से आए तो ग्लिसरीन वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे एक साइड शाइनी हो जाए। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया का देखा था, 2 बैट्समैन थे, उन्होंने सैंड पेपर लगाया था, है ना। तो सैंड पेपर लगाने पे क्या होता है कि जैसे उन्होंने रफ वाले साइड में लगाया, देखो बिल्कुल लॉजिक ये होता है कि एक साइड स्मूथ होना चाहिए और एक साइड रफ होना चाहिए, ये लॉजिक होता है। तो अब
पूरी टीम मिलके अगर अच्छे से काम करती है तो इधर वाले साइड को चमकाती है और इधर वाले साइड को रहने देती है, ठीक है ना। अब बॉल देना तुम्हारे, ठीक है। अरे तो मैं क्रिकेटर थोड़ी हूं, ठीक है बच्चों इधर देखो ध्यान से। गधो एक बार समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाऊंगा, ध्यान से बात समझना, ठीक है। एक बार समझाऊंगा बस लास्ट टाइम, क्योंकि इसमें वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इधर टाइम पास करने की बहुत जरूरत नहीं है, इसलिए भाई एक बार समझाऊंगा। देखो जैसे मान लो समझने के लिए, चलो ऐसे लेते हैं, ये रफ और साइन, ठीक है ना। इधर वाले हिस्से को मैं रफ मान रहा हूं और इधर वाले हिस्से को मैं साइन मान रहा हूं। तो जैसे मान लो पूरी टीम ने इधर वाले हिस्से को रफ बनाया और इधर वाले हिस्से को साइन बनाया, तो जब रिवर्स स्विंग कराना होता है पुरानी बॉल से होता है, नई बॉल से नहीं होता है। नई बॉल दोनों तरफ साइन करती है तो उससे नहीं होता है। तो गेंद पुरानी जब हो जाती है, 20 ओवर 30 ओवर हो जाता है, तब बॉलर रिवर्स स्विंग कराता है। तो सीधे बॉल को ऐसे पकड़ता है, ऐसे बिल्कुल सीधा, सीम सीधा, और बॉल को फेंकता है बिल्कुल सीधे सीम पे। तो बच्चों होता क्या है कि जब बॉल ऐसे जाएगी तो एयर ऐसे जाएगा, देखो ध्यान से, एयर ऐसे जाएगा। तो बच्चों इधर वाला हिस्सा क्या है, साइनी है, और इधर वाला हिस्सा क्या है, रफ। तो बॉल जब ऐसे जाएगा तो साइनी साइड एयर तेजी से पास करेगा और रफ साइड जो एयर होगा स्लो पास करेगा। तो बच्चों रफ साइड एयर जब स्लो पास करेगा तो इधर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और इधर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से बॉल सीधे जाएगी लेकिन लास्ट मोमेंट पर साइनी साइड में अंदर आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए रिवर्स स्विंग डेडली होता है। जो एक और स्विंग होता है, जैसे मान लो ऐसे जो नई बॉल से होता है, नई बॉल से अगर आउट स्विंग कराना है तो ऐसे ही पकड़ते हैं, ऐसे तिरछा पकड़ते हैं। इन स्विंग कराना है तो ऐसे पकड़ते हैं। लेकिन जब रिवर्स स्विंग कराना होता है तो बिल्कुल सीधा पकड़ते हैं और फेंकते हैं बॉल को। तो साइनी साइड से एयर सीधा जाएगा, मतलब ज्यादा स्पीड से जाएगा, इस साइड से कम स्पीड से जाएगा, तो इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, बॉल अंदर आएगा। अब इसी तरह बॉलर को मान लो बाहर निकालना है तो साइनी साइड इधर कर देगा और फिर बॉल को फेंकेगा। तो आपकी यार बॉल पड़ने के बाद ऐसे, मतलब पड़ने से पहले एयर में ही ऐसे घूम जाएगी। तो जब रिवर्स स्विंग कराना होता है बॉल को ज्यादातर फुल डालते हैं, आगे डालते हैं, ताकि बॉल लास्ट में उसको देखने का कम टाइम मिले, एयर में ज्यादा टाइम मिले बॉल को। इस वजह से जब रिवर्स स्विंग करा, रिवर्स स्विंग खेलना डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए बैट्समैन लोग क्या करते हैं कि जब हाँ आउट हो जाएंगे, लेकिन बैट्समैन लोग क्या करते हैं कि जैसे वो जब बॉलर बॉल लेके दौड़ता है ना तो बॉल को ध्यान से देखते हैं। बॉलर जब बॉल लेके दौड़ता है ना तो बॉल को ध्यान से देखते हैं। तो अगर उनको पता चल जाता है, जैसे आप बैट्समैन हो, आपको पता चल गया कि साइन इधर है, तो आप पहले से तैयार हो जाओगे ना कि मतलब बॉल ऐसे बाहर निकलेगी। और अगर अंदर की तरफ साइन है तो आप समझ जाओगे कि बॉल अंदर, समझ रहे हो? तो बैट्समैन लोग पहले से ही देखते हैं। अब कई बार क्या होता है, बॉलर भी चालाक इस तरह से बॉल को ऐसे पकड़ लेते, मतलब बॉल को दौड़ते वक्त देखते हो जहीर खान वगैरह थे ऐसे दौड़ते थे, अभी भी जेम्स एंडरसन वगैरह है, तो जब दौड़ते हैं रनअप पे तो बॉल को छुपा के दौड़ते। हाँ बुमराह तो दिखता है उसका बॉल, ठीक है। तो बच्चे समझ में आया, ये आपको लॉजिक समझ में आया क्रिकेट का? तो बच्चों ये सब कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है बर्नौलीज का। अब इसके बच्चों मैथमेटिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। मैथमेटिकल एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन, इसके मैथमेटिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। मैथमेटिकल एप्लीकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। बच्चों इफ्लक्स का मतलब होता है आउटवर्ड फ्लो ऑफ लिक्विड, आउटवर्ड फ्लो बेसिकली समझ, आउटवर्ड फ्लो को इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इधर जाने, सीधी सी बात है, एक कंटेनर लेते हैं, इसमें बच्चों इसमें लिक्विड को फिल कर दिया, कंटेनर को लिक्विड को फिल कर दिया। अब यहां पे बच्चों ओरिफिस कर लिया, एक ओरिफिस कर लिया, यहां पे ओरिफिस कर लिया, ओरिफिस, स्मॉल होल बच्चों उसको ओरिफिस कहते हैं। यहां पे ओरिफिस कर दिया, ठीक है ना।
तो बच्चों इस ओरिफिस से वाटर बाहर निकलेगा, तो बच्चों इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है कि अगर h हाइट ऊपर तक पानी भरा हुआ है तो इस ओरिफिस से वाटर का क्या स्पीड होगा, ये हमें निकालना है। ये हमें किसने बताया था? टॉरिस ने बताया था। हाँ बिल्कुल, तो वही निकालना है कि h के साथ कैसे वेरी करेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये डेरिवेशन टाइप की चीज है। तो यहाँ पे ऊपर प्रेशर मान लो 2 पॉइंट पे हम लोग बर्नौलीज लगाएंगे, एक यहाँ पे 1 पॉइंट पे और एक यहाँ पे 2 पॉइंट पे। बच्चों बर्नौलीज आपको पता है ना, रो 1 बताया था P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो बच्चों देखो, यहां का प्रेशर मान लो P2 है नीचे की तरफ, यहां पे जिस स्पीड से कंटेनर में लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है बच्चों वो V2 है। जिस स्पीड से कंटेनर में लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है वो V2 है, और इसको मैं रेफरेंस मान रहा हूं। तो अभी जो यहाँ का हाइट है वो H2 है, और ये जो ओरिफिस का हाइट है बच्चों वो H1 है। H1 है, ओरिफिस का हाइट क्या है? H1 है। ठीक है, ये सिनेरियो क्लियर। अब देखो बच्चों, दोनों जगह पे बर्नौलीज लगाएंगे, तो बर्नौलीज लगाएंगे बच्चों, तो 1 वाले पॉइंट पे P1, यहां ये वाला पॉइंट एटमॉस्फेयर में है ना लगभग, बेटा ये ओरिफिस के सामने जो वाटर का पॉइंट होगा वो एटमॉस्फेयर में है ना। तो बच्चों P1, यहाँ P1 की जगह P0 लिख रहा हूं, क्योंकि P1 विल बी इक्वल टू P0। P0 क्यों इक्वल हो? P0 क्या है? P0 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट ठीक एयर में है। ठीक है कि नहीं? P0 बच्चों इसका हाइट कितना है? रो GH1, और यहां पे वाटर का वेलोसिटी क्या है? V1, तो यहां लिख दो हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर। हो गया बच्चों। अब दूसरे जगह देखो, इज इक्वल्स टू P2, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी देख लो, अभी तो बर्नौली जी लिखा है, लिखना है लिख लो इसको, अभी बर्नौली जी लिखा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, एम क्या है हमारा? निकालना V1 निकालना है बच्चों, हमारा अल्टीमेट एम है V1 को निकालना। तो V1 मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये V1 निकालना हमारा अल्टीमेट एम है, V1। ठीक बच्चों, हो गया, लिख लिया। हो गया बच्चों। देखो बच्चों, ये बहुत छोटा सा ओरिफिस है और ये कंटेनर बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब A2 इज ग्रेटर ग्रेटर देन A1। ठीक है, जैसे छत पे टंकी रखी हुई है, उसके अंदर जाके एक निडल से होल कर दो। जब निडल से होल करोगे बच्चों, तो ये ओरिफिस बहुत छोटा है ना, और कंटेनर का एरिया तो बहुत बड़ा होगा। जो कंटेनर है ऊपर टैंक है उसका एरिया बहुत बड़ा होगा, और जो आपने ओरिफिस किया है उसका एरिया बहुत छोटा होगा। तो यहाँ A2 इज ग्रेटर ग्रेटर देन A1। बेटा A2 की वैल्यू A1 से बहुत बड़ी है। तो बेटा एक बात समझ सकता हूँ, इसको देखो फील करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि बेटा अगर ये ओरिफिस बहुत छोटा है तो ये पानी बहुत स्लोली नीचे आएगा, मतलब आप देख भी नहीं पाओगे कि स्पीड होगा इसका। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे कंटेनर बहुत बड़ा हो और आपने एकदम छोटा सा निडल के शेप का यहाँ पे होल किया हो, तो बच्चों क्या होगा? ये पानी ऐसा नीचे जाएगा कि आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि नीचे जा रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि 10-15 सेंटीमीटर कम होने में हो सकता है आधे घंटे लग जाए, ऐसा। तो इसका मतलब ये वाला स्पीड जो V2 की स्पीड है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसको 0 मान सकते हैं। देखो एजम्पशन एक ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि A2 बहुत बड़ा है A1 से, A1 के एरिया बहुत कम है बच्चों, तो यहाँ पे V2 विल बी, इट इंप्लाइज दैट V2 विल बी नियरली इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा है सबको? देख लो, समझ रहे हो कि नहीं? अगर छोटा सा है बिल्कुल कंटेनर, ऐसा अगर करोगे तो फिर बिल्कुल होगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत स्लोली नीचे आएगा वाटर। यार V2 इक्वल टू 0, तो एक टर्म तो खत्म हो गया, एक टर्म खत्म हो गया ना। अब हाफ रो V1 को छोड़ के बाकी जो बचा सबको उस साइड ले जाओ, क्योंकि मुझे V1 निकालना है। तो बच्चों हाफ रो V1 स्क्वायर को छोड़ के जितनी चीजें बची है उसको दूसरे साइड लेके चले जाओ। हाफ रो V1 स्क्वायर दूसरे साइड लेके चले जाओ सब चीज को, तो यहाँ क्या बचेगा? P2 माइनस P0
P2 माइनस पी नॉट, और क्या बचेगा, रो जी H2 माइनस H1, देख लेना गलती तो नहीं कर रहा, रो जी H2 माइनस H1, पक्का ना, रो जी H2 माइनस H1। बेटा देखो यहां से H2 यहां से यहां तक की हाइट है और H1 यहां से यहां तक की हाइट है, तो H2 माइनस H1 H के इक्वल होगा क्या, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक की हाइट क्या है, H2 है, यहां से बच्चों यहां तक की हाइट क्या है, H2, यहां से लेके यहां तक की हाइट क्या है, H1, तो H2 माइनस H1 H के इक्वल होगा क्या देख लो बच्चों, क्लियर, तो वहां पे H रख दो, तो यहां से V1 का फॉर्मूला आ जाएगा, V1 का फॉर्मूला 2 इंटू पी माइनस पी नॉट, और वहां पे हो जाएगा 2 रो जी एच अपॉन 2 रो जी एच अपॉन रो, अरे ये रो भी तो आएगा नीचे, अरे समझ रहे हो ना, ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं हो गया बच्चों, 2 को भेजोगे उधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 पी टू माइनस पी नॉट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 रो जी H2 माइनस H1 को क्या लिख लिया है, H लिख लिया है, H2 माइनस H1 को क्या लिख लिया है, H, और यहाँ पे ये जो रो है वो नीचे आएगा, ये 2 ऊपर गया है बच्चों तो रो नीचे आएगा, नहीं तो सिंपल मैथ है, मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा, तो इसी फॉर्मूले को अब ये V1 का स्क्वायर होगा, तो बच्चों यहां से V1 का फॉर्मूला बना अंडर रूट ऑफ 2 P2 माइनस पी नॉट अपॉन रो प्लस 2GH। बच्चों ये कैसे हुआ, तो यहां लिख लेना H इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1। देखो डाउट है तो बताओ, कुछ चीजें मैं आपके लिए छोड़ दिया हूं, यहां वाला रो कहां गया, पीयू कहां गया, यहां वाला रो, यहां वाला रो कहां गया, यहां वाला रो कहां गया, सही तो बात है, इस रो को इससे भी डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया, रो रो कट गया, ये 2GH हो गया, यहाँ 2P माइनस P2 कहां का, कंटेनर के ऊपर का प्रेशर है, और P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और रो डेंसिटी, ठीक है, ये टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स का डिराइवेशन है, ठीक है बच्चों। इफ कंटेनर इज ओपन, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, इफ कंटेनर इज ओपन, अगर कंटेनर ऊपर से खुला हुआ हो तो ये फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, अगर कंटेनर ऊपर से खुला हुआ हो तो फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन होगा, जल्दी बताओ बेटा, अगर कंटेनर खुला होगा तो P2 विल बी इक्वल टू P नॉट, तो P नॉट माइनस P नॉट 0, तो V1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2GH, तो लिखो इसी में नीचे करके लिखो, इफ कंटेनर इज ओपन, और वहां लिख लो P2 इज इक्वल टू P नॉट, और उसके बाद पुट करके फाइनल फॉर्मूला लिखो। तो क्या होगा, P2 इक्वल टू P नॉट हो जाएगा, अगर कंटेनर ओपन होगा तो P2 इज इक्वल टू V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH, फिर से छेड़छाड़, V1 इक्वल टू अंडर रूट 2GH, V1 इक्वल टू अंडर रूट 2GH, लाइट तो नहीं है, ठीक है लिख लो, हो गया बच्चों, V1 इक्वल टू, इस वाले टर्म को पहले भी कहीं देखा है क्या, इस वाले टर्म को पहले भी आपने कहीं देखा है, जैसे एक बात बताओ, अगर H हाइट का टावर है, यहां से एक बॉल को अगर ड्रॉप करोगे, अगर यहां से एक बॉल को ड्रॉप करोगे तो नीचे जाते समय यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, निकाल के देख लेना बच्चों, यहां पे इसकी वेलोसिटी √2GH ही होगी, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2GH, ठीक है, हो गया, लिख लिए, मतलब ये याद रखना बच्चों कि अगर H हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करेंगे तो नीचे पहुंचते समय उसकी जो वेलोसिटी होती है, वही अगर एक ओरिफिस से H हाइट ऊपर वाटर है तो उसकी वेलोसिटी होती है इफ्लक्स की,
ठीक है ना, जो वाटर जिस स्पीड से बाहर निकलेगा वो वेलोसिटी सेम होगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है ना। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। प्रोजेक्टाइल आता है सबको? ठीक है, प्रोजेक्टाइल। ये ओरिफिस है बच्चों यहाँ पे, ये h1 हाइट है यहाँ पे, और ये वाली हाइट h है। तो बच्चों ये एक प्रोजेक्टाइल फॉर्म करेगा ना, यहां से जो वाटर गिरेगा, बच्चों यहां से जो वाटर गिरेगा वो एक प्रोजेक्टाइल फॉर्म करेगा ना। तो फाइंड द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। ये वाटर कितनी दूर गिरेगा वो निकालना है। फाइंड द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। मुझे पता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है क्या? अगर h हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए u के वेलोसिटी से, तो बच्चों ऐसे जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी देखो। तो ये रेंज का फॉर्मूला क्या आता है? अगर h हाइट है, वहां से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो इस रेंज का फॉर्मूला आता है बच्चों r इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2h/g। आप कर सकते हो तो कर लो। ये मैंने बता दिया, आप कर सकते हो तो कर लो। कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों से नहीं होगा। आया किसी का? नहीं आया? ध्यान आ गया? कितना बेटा नहीं है? 2h बस, 2h बस, 2h बस। हाँ करेक्ट। देखो इधर कुछ नहीं करना था बच्चों, यहां पे किस वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा ये आपको पता है ना, अंडर रूट 2gh। अरे h ऊपर वाला वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे u की जगह क्या डाल देना था, अंडर रूट 2gh। r की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू अंडर रूट 2h1/g। बच्चों प्रोजेक्टाइल में टावर का हाइट ये वाला है h1, और ये तो अंडर रूट 2h1/g। देखो रूट जी से रूट जी कट जाएगा, और ये रूट टू हो जाएगा, तो अंडर रूट 2h(h1) आएगा। ये r का फॉर्मूला है, समझा कि नहीं? 2h(h1) आएगा। आगे चले, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया था ना बच्चों पीछे? वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो बहुत बार तुम देखोगे ना, बहुत सारे एग्जाम के पीवाईक्यूज में ऐसे ही दिख जाएगा, डायरेक्ट दिख जाएगा आपको। ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसा है,
बच्चों यहाँ पे ओरिफिस है, यहां से वाटर बाहर आ रहा है, अभी इसकी हाइट h है, जहां तक वाटर फील्ड है उसकी हाइट h है, ठीक है। ओरिफिस की एरिया बच्चों, एरिया ऑफ ओरिफिस इज स्मॉल ए एंड एरिया ऑफ टैंक इज कैपिटल ए, ठीक है, एरिया ऑफ टैंक इज कैपिटल। तो बच्चों क्वेश्चन आपको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन, ऐसे बना लो ड्राइंग फिर लिखते हैं, टैंक इज कैपिटल ए, ये एरिया कैपिटल ए है, इसका एरिया स्मॉल ए है बेटा। स्मॉल ए की वैल्यू बहुत कम है लेकिन गिवन है, ठीक है ना, और h गिवन है। हाँ क्वेश्चन लिखो बच्चों बताने के बाद। लिखो हो गया। लिखो फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, ये मुझे ही बताना है, घबराओ मत, मैं बताऊंगा इसको। तुम ही अभी कह रहे थे h की वैल्यू बदलेगी, जो होगा वो बताओ ना मुझे, ये इतना आसान नहीं है, मैं बता देता हूँ। बताया जाए, देखो पहले ये कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है, इसमें क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसका रेट जो है वो सेम नहीं है, जिस रेट से खाली हो रहा है वो सेम नहीं है, पता है आपको ना। जैसे बच्चों h की वैल्यू कम होती जाएगी तो यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो है वो भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। तो वैसे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब ढंग की बात करें एकदम प्रॉपर तरीके से निकालना हो तो जेई एडवांस का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपके स्कूल एग्जाम में या जेई मेंस में या नीट में आएगा, तो उसका एक दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, एक जुगाड़, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रॉपर सॉल्व करना हो तो इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, बाकी जुगाड़ से कर सकते हैं। तो बच्चों देखो एक काम करना है, टोटल वॉल्यूम कंटेनर का कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कंटेनर का कितना होगा, तो सिलेंडर है ना ये, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो बच्चों वाटर भी होगा तो सिलेंडर के शेप में ही होगा, तो उसका फॉर्मूला सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ए इंटू एच। अरे समझ में आया क्या, ए की जगह क्या लिख दिया है, ए क्या है, पाई आर स्क्वायर ही तो है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह ए इंटू एच लिख दिया। तो बच्चों देखो अभी अब मैं क्या करता हूं, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकालता हूं या वॉल्यूम फ्लो रेट निकालता हूं। तो इनिशियल वॉल्यूम फ्लो रेट, इनिशियल वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल सकते हो क्या, इनिशियल वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब इतना वॉल्यूम खाली करना है, पर सेकंड कितना वॉल्यूम खाली हो रहा है वो निकाल लिया जाए। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था मैंने, क्या होता है, ए इंटू वी, अरे वही तो बताता है ना कि कितना पर सेकंड वॉल्यूम खाली हो रहा है। तो इनिशियल वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा, तो खाली कौन कर रहा है वॉल्यूम को, ये ओरिफिस कर रहा है, और किस स्पीड से कर रहा होगा तो अभी का स्पीड इसका कितना होगा, √2gh। तो बच्चों ये a इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh, देखो सही लिखा हूं क्या, ये किसको नहीं समझ, हर्ष बताओ क्या हुआ, नहीं समझ में आया ना, लास्ट क्लास की बात है ये। एरिया इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, बताया था ना। तो बेटा पर सेकेंड ये ओरिफिस कितना पानी निकाल रहा होगा, तो जो इसका एरिया है इंटू जो वहां पे फ्लो रेट है, तो फ्लो कितने का है, अभी v का है, v का फॉर्मूला आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, v का फॉर्मूला √2gh है। बच्चों फाइनल वॉल्यूम फ्लो रेट निकालो, जब पूरा पानी जस्ट निकल चुका होगा, लास्ट में कुछ निकल रहा होगा, फाइनल वॉल्यूम फ्लो रेट, फाइनल वॉल्यूम फ्लो रेट कितना हो रहा होगा, 0।
फाइनल वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा? 0, क्योंकि सारा पानी निकल चुका होगा, लास्ट में बचा होगा। तो क्या ये लिनियरली डिक्रीज कर रहा था? मतलब यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा था ना ये तो? अरे यूनिफॉर्मली नहीं डिक्रीज कर रहा था, मतलब रूट एच के फैक्टर में डिक्रीज कर रहा था ना। तो हम यहाँ एवरेज निकालेंगे। हालांकि देखो ये रिजल्ट पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, अब एवरेज निकाल रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। हो सकता है एक्चुअल फ्लो रेट मान लो 0.5 है तो हमारा आंसर 0.6 हो या 0.4 हो, यही तो होगा ना कुछ, इसीलिए एवरेज पे का। तो बच्चों एवरेज वॉल्यूम फ्लो रेट कितना आएगा? एवरेज वॉल्यूम फ्लो रेट कितना आएगा? ठीक है ना, इधर करो एवरेज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो बच्चों एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? कितना है शुरू में? ए इंटू √2GH प्लस 0/2। बात समझ में आ रहा है क्या? A/√2GH प्लस 0/2। बेटा एवरेज निकाल रहा हूं, क्योंकि इस तरह से सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं। एवरेज निकाल दिया तो एवरेज वॉल्यूम फ्लो रेट है, कितना आएगा बेटा? ये कितना आएगा? A/√GH अपॉन √2। यार ऐसे ही छोड़ देते हैं, A/√GH/2। अरे समझ रहे हो ना, ये √2 कट जाएगा तो रूट बचेगा, तो √GH अपॉन √2 को एक साथ लिख दिया, ये आएगा। तो बच्चों अगर आपको पता है कि वॉल्यूम पता है और वॉल्यूम फ्लो रेट पता है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? वॉल्यूम पता है और वॉल्यूम फ्लो रेट पता है, तो टाइम निकाल, जैसे डिस्टेंस पता है और डिस्टेंस चेंज होने का रेट पता है, तो डिस्टेंस चेंज होने का रेट क्या होता है? स्पीड। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हो आप? अगर आपको डिस्टेंस पता है और डिस्टेंस चेंज होने का रेट पता है, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हो? पता है नहीं है, ये भी नहीं पता बेटा। डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या करते हो? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस चेंज होने का रेट। तो यहां उसी तरह से बच्चों वॉल्यूम कितना खाली करना है? एच, और उसको रेट करना कितना है खाली करने का? ये वाला। तो बच्चों आप क्या करोगे? ऊपर वॉल्यूम रखोगे और नीचे डिवाइडेड बाय दिस रेट रखो। अब जो आएगा वही आंसर है। ऊपर वॉल्यूम रखोगे और नीचे उसका रेट रखोगे, कर लोगे? तो बच्चों टाइम निकाल रहा हूं मैं, तो टाइम कितना आया? टाइम आया बच्चों वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है बेटा। वॉल्यूम कितना है? एच, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है? A/√GH/2, ठीक है ना। अब जो सॉल्व करके आए दैट इज योर आंसर। कुछ नहीं है, लेकिन ये टेक्निक याद रखना। अब कई बार दो ओरिफिस बना सकता है, तो बोल सकता है जैसे मान लो एक H पे बना दे, एक H/2 पे बना दे, तो बोलेगा कि 0 से H/2 टाइम, 0 से H/2 खाली होने में जो टाइम लगा और H/2 से H खाली होने में जो टाइम लगा, उसका रेशियो बताओ। कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इसलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट सीखो यहां से। क्लियर है बच्चों? एक चीज सिलेबस से हट गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं बस, ठीक है ना। हट गई लेकिन बस उसका, क्योंकि एनसीईआरटी में एंड एक्सरसाइज में उसका एक क्वेश्चन है, बस इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्चुअल डेटा हम लोग। ओके, इसका आंसर क्या है देख लेना जरा। ऐसा कुछ आना चाहिए, A/A√2H/G, ठीक है ना। A/A√2H/G, ठीक है बच्चों। देखो उसको ऐसे कहते थे वेंचुरी मीटर, ठीक है ना, तो मैं लिखवा दे रहा हूं वेंचुरी मीटर। उसका डेरिवेशन नहीं कराएंगे, इसका डेरिवेशन बहुत लेंदी हुआ है,
वो करना नहीं है अपने को तो करेंगे नहीं, बस एक बात समझ लीजिए, बस इसके बारे में लिख लो। ये दूसरा एप्लीकेशन हुआ करता था बर्नौली का, वेंचुरी मीटर, ठीक है लिखो। इट इज यूज टू मेजर, it is used to measure the speed of flow, it is used to measure the speed of flow in a pipe, it is used to measure the speed of flow in a pipe, speed of flow in a pipe, speed of flow in a pipe। बच्चों जिनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना उसमें इस पे क्वेश्चन आता है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट ये नाम लेके नहीं, तो वो मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ। वेंचुरी मीटर में देखो बच्चों इधर इसका शेप कैसा होता है कुछ, ठीक है। मैं बहुत सिंप्लीफाइड बना रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ मरकरी भरा होता है, लेकिन मैं बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम में, ठीक है। तो बच्चों देखो वेंचुरी मीटर कैसे स्पीड को मेजर करता था, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से फ्लूइड जाता था, मतलब ऐसे करके। तो देखो ये कैसे करते थे, मेजर कैसे करता था ये थोड़ा सा, यहाँ पे पाइप, जैसे इसको क्या करते थे, दो पाइप के बीच में, जैसे दो पाइप है उसको खोलते थे और यहाँ पे वेंचुरी मीटर को कनेक्ट करते थे। तो बच्चों इस वाला, ये वाला जो डायमीटर है वो पाइप के डायमीटर के, और ये वाला डायमीटर है वो पाइप के डायमीटर के इक्वल होता था। तो इसको बीच से खोलते थे और इसको कनेक्ट कर देते थे डिवाइस को। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बच्चों, दो पाइप है उसका ज्वाइंट होगा ना, ज्वाइंट पे खोला, वेंचुरी मीटर को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वही हमें निकालनी है, v1 निकालनी है मान लो, ठीक है। यहाँ पे एरिया बच्चों कम हो गया, तो यहाँ की स्पीड मान लो v2 हो गई, v2 हो गई। तो बच्चों बताओ प्रेशर कहाँ का ज्यादा होगा, v1 का कि v2 का, प्रेशर किस पॉइंट पे ज्यादा होगा, v1 का ज्यादा होगा ना प्रेशर, v1 का ज्यादा होगा। तो बच्चों हाइट किसमें राइज ज्यादा होगा, v1 पे। तो बच्चों v1 में मान लो h1 हाइट राइज हो गया, लिक्विड राइज करेगा, जब वाटर फ्लो करेगा ना तो इसमें लिक्विड राइज करेगा, और इसमें मान लो h2 हाइट राइज कर गया, ठीक है। तो इसमें कम राइज करेगा, उसमें ज्यादा राइज करेगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस P1 और P2 निकाल सकता हूं, प्रेशर डिफरेंस देखो मैं बर्नौलीज यहाँ पे लगाऊंगा, होता है हाफ इंटू P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखो पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन बस समझने के लिए मुझे निकालना है क्या है V1। तो बच्चों ये H1 और H2, H1 क्या है, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट लेना था, तो ये ऐसे लाइन खींचो। तो हम मानते हैं कि H1 और H2 दोनों ग्राउंड से सेम ऊंचाई पे, मतलब जितना मिड से आपको ऊंचाई हाइट लेना होता है, तो ये वाला पॉइंट जितने ऊंचाई पे उतनी ऊंचाई पे दूसरा वाला भी पॉइंट है। तो H1 H2 कट गया, इसका कोई जरूरत ही नहीं मुझे, H1 H2 खत्म हो गया। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे मुझे क्या आएगा P1 बड़ा होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां से लिख सकता हूं P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, देखो ये सब न्यूमेरिकल है, ये ऐसा समझ लो ये बर्नौली का न्यूमेरिकल करा रहा, ऐसा समझ लो, क्वेश्चन नहीं समझ के इसको। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो मैं P1 माइनस P2 निकाल सकता हूं, कैसे, तो बच्चों यहां पे P1 माइनस P2 होगा रो जी H1 माइनस H2। हाइट का डिफरेंस उतना ही तो होगा जितना इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस होगा। लिक्विड जितना राइज करेगा उस हाइट का डिफरेंस उतना ही तो होगा जितना इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस होगा। तो बच्चों H1 और H2 मुझे नोन है, H1 H2 मुझे नोन है ना, दिख रहा है ना पाइप में, H1 H2 नोन है। और बच्चों हाफ इंटू रो, अब देखो V2 मुझे नहीं चाहिए, V2 मुझे नहीं चाहिए, तो यहां का एरिया मान लो स्मॉल है और यहां का एरिया मान लो कैपिटल है। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं ना,
A इंटू V1 इज इक्वल्स टू A इंटू V2। कौन सा फॉर्मूला है ये, कौन सा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बच्चों यहां से V2 निकाल लूं, कितना आएगा, A बाई A इंटू V1। तो बस यहां पे V2 को लिख सकता हूं A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस 1 इंटू V1 स्क्वायर। उड़ गया। V2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर। तो बेटा V2 मेरे को नहीं चाहिए ना, V2 हटा दिया मैंने, यहां से V1 आ गया। अब इधर करोगे तो फिर आंसर आ जाएगा V1 का। तो पूरा निकालने का मतलब नहीं, बस बर्नौली का एप्लीकेशन देखो, ठीक है ना। बर्नौली का एप्लीकेशन ये है, यहां से इसको बच्चों पुट किया है, तो उसके बगल में इसको लिख लेना, इसको यहां पे लिख लेना कहीं। अब यही V1 आता है, यही वेंचुरी मीटर का डेरिवेशन होता है बेसिकली। ये डायग्राम के ऊपर बहुत क्वेश्चन एग्जाम में, जब आप फ्लूइड पढ़ेंगे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा, ऐसा सिमिलर डायग्राम होगा, तो आपको इससे आप परिचित हो जाएंगे, आराम से आपको समझ में आएगी। बच्चों कैपिटल है स्मॉल है तो मुझे पता ही होगा, क्योंकि वेंचुरी मीटर हमने ही बनाया है, ठीक है ना। H1 H2 मुझे दिख ही रहा है, लिक्विड का डेंसिटी मुझे पता ही है, V1 निकालना है, निकल जाएगा। रो, अच्छा रो से रो कट भी जाएगा, इसको भी कर लो। यहां से इसको कैंसिल कर दो, आ जाएगा आंसर जो भी है, ठीक है। ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये वेंचुरी मीटर का पूरा डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा वेंचुरी मीटर होता नहीं है। यहाँ पे नीचे मरकरी की यू शेप में ट्यूब होती है, जिसके अंदर मरकरी भरी होती है, लेकिन मैं वो बता नहीं रहा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। मैं इसको बस बता रहा हूं कि ऐसा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है, और ऐसा न्यूमेरिकल आपको कंपटीशन में मिलेगा, इसलिए बता रहा हूं बस। बाकी मेरा पूरा का पूरा जो एम है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए इसलिए। बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, जहां प्रेशर हाइट सब वेरी कर रहा हो, या प्रेशर और वेलोसिटी वेरी कर रहा हो, डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखा करो बर्नौली, बाद में जो होगा देख लेना, पहले तो ये इक्वेशन लिखा करो, ठीक है ना। आगे चला जा, क्या अगला टॉपिक क्या है, विस्कोसिटी। अरे खत्म हो जाएगा आज, विस्कोसिटी। चलो देखो विस्कोसिटी, देखो इट इज द फिनोमेना इन विच, देखो इट इज द फिनोमेना इन विच one layer of fluid, it is a phenomena in which one layer of fluid applies force, it is a phenomena in which one layer of fluid, applies force on the other layer, against their, against the direction of, against the direction of, against the direction of their relative motion, against the direction of their relative motion, against the direction of their relative motion, ठीक है, against the direction of their relative motion, ठीक है बच्चों। It is a phenomena in which one layer of fluid applies force on the other layer against the direction of their relative motion, against the direction of their relative motion। बच्चों फुल स्टॉप है तो इसमें लिख लो, it is the friction in fluid, it is the friction in fluid, it is the friction in fluid, इसी में फुल स्टॉप के बाद लिख लो, it is the friction in fluid, it is the friction in fluid, it is the friction in fluid, ठीक है। It is the friction in fluid बच्चों। जैसे हनी इज मोर, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। एक मतलब इसका ये भी समझ सकते हो कि बच्चों फ्लो का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे वाटर को पाइप के थ्रू फ्लो कराना आसान है, लेकिन हनी को पाइप के थ्रू फ्लो कराना आसान नहीं है, बिकॉज हनी इज विस्कस देन वाटर, समझ में आ रहा है नहीं। तो विस्कोसिटी, तो बच्चों इसमें अगर एक पतला सा लेयर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, किसी टेबल पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो मान लो
या रिवर ऐसा समझ लो, वाटर का एक थिन लेयर है उसके लिए स्टडी कर रहे हैं। लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों कि अगर रिवर को पहले समझ लो, तो रिवर में बच्चों क्या होता है, अगर रिवर को ध्यान से देखोगे आइडियली, तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाला जो सबसे सरफेस है सबसे तेज स्पीड से जाता है, नीचे वाला सरफेस उससे कम स्पीड से जाता है, उससे नीचे वाला सरफेस उससे कम स्पीड से आगे जाएगा, सबसे लास्ट वाला जो सरफेस होता है उसका वेलोसिटी लगभग 0 होता है। ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों ये ऊपर वाले सरफेस के ऊपर एक विस्कस फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, कौन लगा रहा है? नीचे वाला सरफेस। तो नीचे जो विस्कस फोर्स ऊपर वाले पे पीछे लग रहा है, वही नीचे वाले पे किधर लग रहा है? आगे लग रहा है। तो नीचे यही विस्कस फोर्स इसको आगे मूव करा रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बच्चों ये इसको पीछे खींच रहा है, जैसे आपका कोई दोस्त खड़ा हो, आप दौड़ते हुए आओ, उसका हाथ पकड़ो और भागने की कोशिश करो, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन आप ही के कारण उसको भी स्पीड मिली। समझ रहे हो कि नहीं? तो वही फिनोमेना यहाँ होता है। ये लेयर रुका हुआ था, तो ये लेयर ऐसे आगे जा रहा था, तो इसके ऊपर इसने विस्कस फोर्स लगाया पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो न्यूटन थर्ड लॉ से नीचे वाले लेयर पे आगे फोर्स लगा, तो नीचे वाला लेयर भी मूव किया। अब इस तरह से बच्चों हर लेयर पीछे वाले लेयर को ऊपर वाले लेयर को पीछे खींचती। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। इस फिनोमेना को इसीलिए बच्चों क्या होता है कि रिवर के अंदर जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे, जो स्पीड ऑफ फ्लो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? और सबसे बॉटम वाला पॉइंट होगा उसका स्पीड क्या होगा? 0 होगा। सबसे बॉटम वाला पॉइंट होगा उसका स्पीड क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हो ना? तो बच्चों ऐसा होना अच्छी बात है, अदरवाइज अगर ये आइडियल फ्लूइड रहता, कोई विस्कोसिटी नहीं रहता, तो बच्चों ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पानी की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है कि नहीं? तो इसे मछली की जिंदगी खराब हो जाती। क्यों? हर समय उसको ट्रैवल में रहना पड़ता। ठीक है ना? अभी मछली हर समय ट्रैवल में नहीं रहती, जब उसको ट्रैवल में रहना होता वो ऊपर आ जाती, तो फ्लो के साथ, रिवर के फ्लो के साथ चल दी। जब उसको कुछ देर रुकना होता है वो बॉटम में चली जाती है, तो बॉटम में पानी रुका हुआ है ना, तो आराम से रह सकती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब विस्कोसिटी के कारण ये ऐसा होता है कि नीचे वाला लेयर लगभग रिवर के अंदर रुका हुआ होता है और ऊपर वाला लेयर तेज जाता है। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आया सबको यहां तक? तो बच्चों जब इस फोर्स की स्टडी की गई एक छोटे से लिक्विड के लिए, छोटे मतलब एक ड्रॉप ले लो, 2 ड्रॉप ले लो, उसके लिए जब स्टडी की गई विस्कोसिटी की, तो इसका थिकनेस मान लो जब L है, तो फोर्स जो निकला, ये वाला जो फोर्स है बच्चों, वो कितना निकला? तो वो निकला F इज इक्वल्स टू A इंटू ईटा इंटू वी बाई एल। A इंटू ईटा इंटू वी बाई एल, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहां माइनस हो जाएगा, A इंटू ईटा इंटू वी बाई एल, A इंटू वीटा इंटू वी बाई एल, A इंटू ईटा इंटू वी बाई एल। हाँ, नॉर्मल होगा तो ईटा 0 हो जाएगा, फोर्स ही नहीं लगेगा। नॉर्मल होगा तो साइन हटा देना माइनस का। बच्चे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर वेलोसिटी आगे होगी तो फोर्स किधर लगेगा? पीछे। ये माइनस तो ये इंडिकेट कर रहा है ना बेटा, ये मैग्नीट्यूड लिखो, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा। और इस डायग्राम में बच्चों एल क्या है? थिकनेस है फ्लूइड का। जो फ्लूइड है, जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 1 या 2 ड्रॉप इसका लिया है, उसका ये थिकनेस है। ए क्या है बच्चों? उसका ऊपर वाला एरिया है। ए बच्चों उसका ये वाला एरिया है, दैट एरिया इज ए। ए क्या है? एरिया है। ईटा क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो मैं बता दे रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट होती है बच्चों पास्कल सेकेंड। क्या यूनिट होती है? पास्कल सेकेंड। और इसी को कहते हैं हम लोग डेकापॉइज। डेकापॉइज, ये इसकी एसआई यूनिट है, चाहे पास्कल सेकेंड कहो चाहे डेकापॉइज कहो। इसकी सीजीएस यूनिट होती है बच्चों पॉइज। पॉइज इसकी सीजीएस यूनिट है। पॉइज इज द सीजीएस यूनिट एंड डेकापॉइज इज द एसआई यूनिट। ठीक है बच्चों, 1 डेकापॉइज इज इक्वल्स टू 1 डेकापॉइज इज इक्वल्स टू 1 डेकापॉइज इज इक्वल्स टू 10 पॉइज। ये भी याद रखना। 1 डेकापॉइज इज इक्वल्स टू 10 पॉइज।
ये सब इंपॉर्टेंट है। पास्कल सेकेंड भी यूनिट याद रखना, डेका पॉइस भी याद रखना। हो गया बच्चों, देखना पॉइस। देखो बच्चों ये लिख लिया, ये तब फॉर्मूला लगेगा जब यूनिफॉर्मली स्पीड डिक्रीज कर रही हो। जैसे कि कोई रिवर है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि पाइप में फ्लो करे, तो यूनिफॉर्मली स्पीड डिक्रीज नहीं भी कर सकती, ठीक है ना। पहले लिख लो, लिख लिया इतना, लिख लिया बच्चों। तो जब कोई पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है या फ्लूइड फ्लो करता है, तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा बीच में होती है और सबसे कम किनारे किनारे पे होती है। सीधा सा रीजन है, यहाँ पे विस्कोसिटी ज्यादा मिलेगा सरफेस के थ्रू, तो यहाँ पे उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और ऊपर और नीचे स्पीड क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर पाइप रहेगा तो बीच में स्पीड ज्यादा होगा। तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते बच्चों। तब क्या करेंगे, हालांकि मैं आउट ऑफ सिलेबस की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तब उस समय एफ की वैल्यू जो आती है वो आती है -a du/dx, या du/dl कह लो, dv/dl, 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 -a dv/dl, ठीक है। -a dv/dl, ईटा भी रहेगा बच्चों, -a ईटा dv/dl, -a ईटा dv/dl, a इंटू ईटा इंटू dv/dl, ठीक है। dl, बच्चों देखो ये फॉर्मूला है, उसी से आया है। dv क्या है, चेंज इन v। तो बच्चों देखो ऊपर v था, इस फॉर्मूले से कैसे आया है, dv को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा v बाई डेल्टा एल। तो ऊपर डेल्टा v क्या हो जाएगा, v-0, और ये डेल्टा एल करोगे तो ये एल के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये इसी से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो dv बाई dl है, इसका एक नाम भी होता है, इसका नाम होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका एक नाम होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो तुम्हें परेशान नहीं होना है बच्चों, एक बार बता रहा हूं। देखो दो चीज होता है फिजिक्स में, एक होता है रेट, एक होता है ग्रेडियंट, ठीक है ना, याद रखो हर जगह आएगा। एक होगा रेट और एक होगा ग्रेडियंट। तो बच्चों अगर ग्रेडियंट है, देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें समझने के लिए, अगर रेट है बच्चों तो डिनोमिनेटर में टाइम होगा, और अगर ग्रेडियंट है तो डिनोमिनेटर में डिस्टेंस होगा या लेंथ की यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। जैसे यहाँ dt होगा तो यहाँ dx होगा, तो यार नीचे l है ना, तो इसको ग्रेडियंट का है। ये कॉमन टर्म है, इसको पहचान लो। ग्रेडियंट अगर कहीं जैसे आगे जब 12th में जाओगे तो बोलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका मतलब समझ ना कि x के साथ पोटेंशियल वेरी कर रहा है कैसे, उसको दिया हुआ है। रेट बोले तो आपको पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो जहां रेट आता है नीचे क्या रहता है, टाइम। जहां ग्रेडियंट आता है नीचे क्या रहता है, डिस्टेंस। ये बात अंतर में समझ लेना, मतलब एक कॉमन चीज है। देखो फिजिक्स में कुछ कुछ कॉमन चीजें समझोगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझने में उसको आसानी होगी, ठीक है ना। ये ड्राइंग बना लिया था, आपको ज्यादातर काम इसी से हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ज्यादातर काम इससे हो जाएगा, ठीक। आगे चले, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करें, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल।
तब तक लिखो रेनॉल्ड नंबर, मैं इसमें न्यूमेरिकल डाला, तब तक अगला टॉपिक कर लो। रेनॉल्ड्स नंबर, हेडिंग डालो बच्चों, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर लिखो, रेनॉल्ड्स नंबर लिखो। इट टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ फ्लो रेट, it tell us about the type of flow rate in a pipe, it tell us about the type of flow rate in a pipe, type of flow rate in a pipe, it tell us about the type of flow rate in a pipe। देखो बच्चों, रेनॉल्ड नंबर, देखो एक साइंटिस्ट, जैसे हमें पता है ना बच्चों कि पूरी फिजिक्स हम लोग किसके लिए लगा सकते हैं, स्ट्रीमलाइन के लिए, टर्बुलेंट के लिए नहीं लगा सकते, स्ट्रीमलाइन के लिए लगा सकते हैं बच्चों। तो हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट है, रेनॉल्ड नाम था उनका, उन्होंने अपने नाम का एक नंबर दिया। एक फ्लूइड के लिए नंबर कैलकुलेट करो, रो वी डी अपॉन ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा। बताता हूं बच्चों क्या है। जैसे अगर फ्लूइड है, किसी पाइप में फ्लो कर रहा है v के स्पीड से, और इसका डायामीटर अगर d है, ठीक है ना, और इसका विस्कोसिटी अगर ईटा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी अगर रो है, तो रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करो। ठीक है बच्चों, रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करो, ठीक है ना। अब अगर रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करते हो, ठीक, लिख ले इसको बच्चों। अगर r की वैल्यू 1000 से कम आती है, जैसे कैलकुलेट कर लोगे ना, सब कुछ गिवन हो तो बेटा, रो गिवन हो, हाँ हाँ, पाइप के लिए दिया था बस, ये पाइप के लिए दिया था, सबके लिए नहीं दिया था बेटा। रो बच्चों, रो क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी है, v क्या है, उसकी स्पीड है, d क्या है। नेक्स्ट क्लास है, आप दोनों लोग क्लास में मत आएगा फिजिक्स की, ठीक है। अंशिका एंड पीहू, नेक्स्ट क्लास से क्लास नहीं करनी है फिजिक्स। आर की वैल्यू अगर लेस देन 1000 है बच्चों, तो फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन, फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन, ठीक है। आर की वैल्यू अगर 1000 से कम है तो फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन। बच्चों अगर आर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो फ्लो विल बी टर्बुलेंट। आर की वैल्यू अगर 2000 से ज्यादा है तो फ्लो विल बी टर्बुलेंट। अगर इनके बीच में है तो क्या होगा बच्चों, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। इनके बीच में है तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे फ्लूइड ने, जैसे बहुत सारे फ्लूइड ऐसे मिले जो 1200 तक की स्ट्रीमलाइन स्लो किया, बहुत सारे फ्लूइड ऐसे मिले जो 1500 तक, लेकिन लास्ट अगर 1000 से ऊपर है तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। हाँ, कभी कभी कोई कोई फ्लूइड उससे ज्यादा पे भी स्ट्रीमलाइन हो सकता है, लेकिन एक कंफर्म डेटा देने के लिए उन्होंने बोला कि अगर 1000 से कम है तभी स्ट्रीमलाइन लेना, उससे ज्यादा है तो मत लेना। अगर आर की वैल्यू इसके बीच में बच्चों तो कांट प्रिडिक्ट, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसको। आर की वैल्यू अगर इससे ज्यादा है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार वैल्यू चेक कर लेना। इसमें क्या होता है बच्चों, कई सारे बुक में ये आर और डी की वजह से डेटा बदलता रहता है। जैसे कई सारे बुक में 2000 होता है, 3000 होता है ना, तो उसको एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। मैं ऐसे कल नेक्स्ट क्लास में वेरीफाई कर दूंगा खुद, ठीक है ना। एक बार इसका डेटा, अगर जैसे क्या होता है, कई बार डी लेते हैं, कई बार आर लेते हैं, तो उसके हिसाब से डेटा बदलता है, रेडियस और डायमीटर के हिसाब से। तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। वैसे अभी के लिए मेरे को लग रहा है कि मैंने सही लिखा है, ठीक है बच्चों, सब कुछ क्लियर इसमें। इसी के अंदर एक वेलोसिटी होती है, उसको लिख लो क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी। लेमिनार होता है बेटा, इसके बीच में कुछ दिखाते हैं, लेकिन लेमिनार और स्ट्रीमलाइन लगभग सेम होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी लिखो बच्चों, इट इज द वेलोसिटी अप टू विच, इट इज द वेलोसिटी अप टू विच, it is the velocity up to which flow will be streamlined, it is the velocity up to which flow will be streamlined, it is the velocity up to which flow will be streamlined, it is the velocity up to which flow will be streamlined, ठीक है ना, it is the velocity up to which flow will be streamlined।
ठीक है, देखो जो इधर ध्यान से, अगर मुझे निकालना है, जैसे यहां पे ध्यान से दो ऊपर बच्चों, जैसे देखो रो कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, रो लिक्विड का कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है और ईटा कांस्टेंट है। तो बेटा जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे r बढ़ेगा, v की वैल्यू 0 होगी तो r की वैल्यू 0 होगी, v जैसे जैसे बढ़ेगा r की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो बच्चों जिस v के लिए r की वैल्यू 1000 से ज्यादा हो जाएगी, वो उस v को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी, या वो वेलोसिटी जिसपे r की वैल्यू 1000 हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए r की वैल्यू 1000 रख दो, तो vc इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, vc इज इक्वल्स टू 1000 इंटू ईटा अपॉन रो डी। ठीक है, ये आ जाएगा। बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के लिए v शुड बी लेस देन vc, v शुड बी लेस देन vc। उसी चीज को जो रेनॉल्ड नंबर ने बताया था, उसी चीज को वेलोसिटी के टर्म में कर दिया गया। तो इससे आपको समझ आया कि अगर v की, जैसे मान लो vc की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू जब 50 से कम होगी तभी आप उसको लेमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो मानेंगे, अदरवाइज आप स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं मानेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये छोटी सी बात है, इसको लिख लो, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, रेनॉल्ड नंबर की यूनिट क्या होगी, तो कोई यूनिट नहीं होगी, याद रखना। आर की यूनिट क्या होगी बच्चों, आर की कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, नो यूनिट, क्योंकि बच्चों ये नंबर है, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, करके देख लेना, ऊपर वाले की यूनिट पास्कल सेकंड आएगी और वो कैंसिल हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी की यूनिट तो आपको पता ही है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, स्टोक्स लॉ। तो पहले करा दे या न्यूमेरिकल कराऊं? चलो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल फिर नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। हाँ वैसे याद तो नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ देखो, देखो इट इज अबाउट द ड्रैग फोर्स, it is about the drag force experienced by experienced by experienced by experienced by an object in motion, an object in motion, experienced by an object in motion, by an object in motion। ठीक है बच्चों, देखो इन्होंने एक फार्मूला दिया था, सर्कुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए दिया था बस, एफ डी इज इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू -6 पाई ईटा आर वी, -6 पाई ईटा आर वी, -6 पाई ईटा आर वी, -6 पाई ईटा आर वी। ठीक है ना, लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। और इनका लॉ था तो कोई डिराइवेशन आपसे पूछेगा, डायरेक्ट इनका लॉ था, एफ डी इज इक्वल टू -6 पाई ईटा आर वी, -6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, इसका देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, उन्होंने बताया कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो किसी फ्लूइड में उसको छोड़ दिया गया और वो नीचे की तरफ डूबने लगा, मान लो लोहे की छोटी सी गेंद थी, उसको हनी में छोड़ दिया, वो नीचे की तरफ जाने लगा, तो उसके ऊपर लिक्विड एक फोर्स लगाएगा, तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको इसने क्या नाम दिया था, ड्रैग फोर्स। या पानी की बूंदे जब बादल से निकलती है तो उस समय भी उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एयर लगाएगा, उस फोर्स का नाम क्या दिया था, ड्रैग फोर्स। तो ये बच्चे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि वेलोसिटी नीचे होगी तो ड्रैग फोर्स किधर होगा, ऊपर। और बेटा ये आर क्या है, यहाँ पे आर इसका रेडियस है, आर इसका रेडियस है, ईटा आपको पता ही है, ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड,
जो साइड में फ्लूइड है ना, ये उसका विस्कोसिटी है, जो साइड साइड में फ्लूइड है उसका विस्कोसिटी है बस। और पाई तो आपको पता है 3.14 जो 22/7, और v इसकी वेलोसिटी, ये आपका स्टोक्स लॉ है, ठीक है ना बेटा। ये v जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एफ डी भी बढ़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ डी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चले, लिख लो इसको, छोटा सा टॉपिक है। आर यहाँ पे डायग्राम बना लो, और ईटा जो होता है ना फ्लूइड का डेंसिटी होता है, जो अगल बगल फ्लूइड है उसका डेंसिटी, ठीक है, सॉरी रो 6/ईटा विस्कोसिटी बच्चों बगल वाले, ठीक है। डन बच्चों। बच्चों इसमें एक वेलोसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। इसका देखो डेरिवेशन है, कोई रटेगा नहीं, समझेगा तो उसके लिए बहुत आसान रहेगा, रटोगे तो इसका खतरनाक फॉर्मूला आता है। टर्मिनल वेलोसिटी लिखो, इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, it is the constant velocity attained by a falling object, it is the constant velocity attained by a falling object in presence of in presence of in presence of gravitational force, in presence of gravitational force, in presence of gravitational force, comma buoyant force, comma buoyant force, ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉमा बायंट फोर्स, बायंट फोर्स मतलब आर्किमिडीज वाला, ठीक है ना, बायंसी, बायंट फोर्स एंड ड्रैग फोर्स, एंड ड्रैग फोर्स, एंड ड्रैग फोर्स, एंड ड्रैग फोर्स, ठीक है ना, एंड ड्रैग फोर्स। चलो बच्चों इसका एग्जांपल एक बताते हैं, जैसे आपको जी की वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरेगा तो उसका स्पीड हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। तो बच्चों ऐसे फील नहीं हो रहा है, तो इसको अगर किलोमीटर पर आवर में बदल लें तो थोड़ा ज्यादा हमें समझ में आएगा। तो बच्चों हर सेकंड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरता है तो उसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर जाता है, यानी बच्चों केवल 3 सेकंड में उसका स्पीड हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। हर सेकंड अगर 36 से बढ़ेगा तो एक सेकंड बाद 72, फिर एक और सेकंड बाद 108 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आप समझ सकते हो 108 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। तो बस ये समझने के लिए, तो बच्चों देखो एक बात, जैसे क्लाउड है, बादल है, इससे जब ड्रॉप गिरती है, रेन ड्रॉप गिरती है, तो एयर में मैं 3 सेकंड में 100 कर रहा हूं, तो एयर में मान लो हार्डली वो 2 से 3 मिनट तक तो रहती ही होंगी, 2 to 3 मिनट। तो बच्चों जब 3 सेकंड में मैं स्पीड को 108 कर रहा हूं, तो यहां तो ये 120 सेकंड तक एयर में रह रही है, तो मतलब बारिश होनी चाहिए समथिंग 3000 किलोमीटर पर आवर, 4000 किलोमीटर पर आवर से। तो यानी आप गोली की रफ्तार, जैसे स्नाइपर बंदूक है उसकी रफ्तार, उस रफ्तार से बारिश होनी चाहिए, जैसे गोली चलती है उस रफ्तार से बारिश होनी चाहिए। तो बच्चों अगर ऐसा होगा तो जो भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, अगर ये ड्रैग फोर्स नहीं होता तो ऐसा ही होता, समझ में आया कि नहीं। बारिश आपकी बहुत ज्यादा स्पीड से होती अगर ये ड्रैग फोर्स नहीं होता तो बच्चों ड्रैग फोर्स कैसे बचा लेता है, तो देखो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी में। बारिश जब होती है हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से होती है बच्चों, उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं करती है। तो देखो ध्यान से एकदम, ये रेन ड्रॉप है बच्चों, रेन ड्रॉप पे एक साथ 3 फोर्स लगता है, जैसे क्लाउड से ये निकला तो उसके ऊपर 3 फोर्स लगेगा, एक उसका वेट, वेट लगेगा ना बच्चों, एक उसका वेट लगेगा, फिर और क्या लगेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स लगेगा, ये नीचे की तरफ v के वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है बच्चों, और एक और फोर्स लगेगा। बच्चों लिक्विड भी तो एक फ्लूइड है, एयर भी तो एक फ्लूइड है, अगर एयर एक फ्लूइड है तो ये बायंट फोर्स भी लगाएगी, एयर अगर फ्लूइड है तो बायंट फोर्स भी लगाएगी, अगर एयर फ्लूइड है तो बायंट फोर्स किधर लगाएगी, ऊपर की ओर लगाएगी, ठीक है ना, बायंट फोर्स लगाएगी ना, बायंट फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर चुका है उसका फॉर्मूला,
तो बच्चों देखो शुरू शुरू में क्या होगा, पहले समझ लो फिर बताते हैं, समझ लो फिर लिखना। जब ये क्लाउड से ड्रॉप निकला होगा तो उस समय क्या होगा बच्चों, ड्रैग फोर्स बिल्कुल ही जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब क्लाउड से निकला है तो उसकी वी कितनी होगी, जीरो। तो डब्ल्यू ज्यादा होगा और एफ बी तो बहुत कम होता है, तो ये डब्ल्यू ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड नीचे की तरफ इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। समझ रहे हो कि नहीं? इंक्रीज करना क्यों स्टार्ट करेगी? क्योंकि डब्ल्यू ज्यादा है और अभी एफ डी आया ही नहीं है, तो ये इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। तो जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे एफ डी आता जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अभी पीछे देखा था ना, एफ डी किसके प्रोपोर्शनल है, वी के। तो नीचे जितना ज्यादा स्पीड होगा ऊपर एफ डी उतना ज्यादा होगा। तो बेटा जैसे जैसे डब्ल्यू ज्यादा, शुरू शुरू में डब्ल्यू ज्यादा है तो ये स्पीड को बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा ये एफ डी भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो बेटा एक स्पीड ऐसे आ सकती है ना कि जिसपे ये दोनों मिलके इसको बराबर कर दे। एक स्पीड ऐसी आ सकती है क्योंकि स्पीड नीचे जाते समय बढ़ रहा है, एफडी बढ़ रहा है, तो शुरू में डब्ल्यू ज्यादा है एफडी कम है, लेकिन क्योंकि डब्ल्यू ज्यादा है तो स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा तो उससे एफडी बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आ सकता है स्पीड बढ़ते बढ़ते इतनी हो सकती है कि डब्ल्यू और डब्ल्यू एफडी एफडी को मिलकर बराबर कर दे। तो जिस मोमेंट पे ये बराबर कर देगा फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जिस मोमेंट पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों एक्सेलरेशन जीरो होने पे दो केस होता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है। पता है ना आपको, वो डिपेंड करता है उसके इनिशियल स्टेट पे। तो बच्चों यहां वाले केस में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वेलोसिटी है। तो अब जैसे ये फोर्स दोनों बराबर होंगे उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी और रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगी। तो रेन जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगी उसी का नाम क्या है, क्लियर? जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से रेन नीचे गिरेगी बच्चों उसी का नाम टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आया ना? अब इसी को हम लोग को प्रूफ करना है, देख लेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों होता है। या कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है उसको हनी के अंदर डालो तो आप देखोगे कि शुरू में उसकी स्पीड बढ़ेगी लेकिन कुछ समय बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट होकर गिरेगी। रीजन उसका यही है कि शुरू में एफडी कम होगा लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एफडी बढ़ता जाएगा, इसको बराबर कर देगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरेगी। तो बच्चों देखो क्वेश्चन पहला यही आता है कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी फ्लूइड में ऑब्जेक्ट गिरता है तो कौन कौन से फोर्स किसके बराबर होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो याद रखना वेट जो होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स लिखे या वेट लिखे, वेट इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ डी। समझ रहे हो ना? एफ बी क्या है, बायएंड फोर्स। बच्चों एफ बी क्या है, बायएंड फोर्स। तो लिखना है तो लिख लो वेट इज इक्वल्स टू, पूरा लिख लो, बायएंड फोर्स जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, बायएंड फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स, प्लस ड्रैग फोर्स। अब बच्चों हमें बस क्या करनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? तो अब वैल्यूज पुट करेंगे और निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखो इधर जो ये ड्रॉप है उसकी डेंसिटी मान लेता हूं सिग्मा है, जो ड्रॉप है उसका डेंसिटी क्या मान ले रहा हूं, सिग्मा। और जो बाहर लिक्विड है उसका डेंसिटी क्या मान ले रहा हूं, रो। मैं लास्ट में लिख लेंगे, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ ड्रॉप एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर। एयर है अभी तो एयर की बात कर रहा हूं, सिग्मा डेंसिटी ड्रॉप का है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर का नहीं लेना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एयर का लेना है। तो ये एयर का होना चाहिए क्योंकि जिसमें गिरता है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ठीक है ना? तो बस अब देखो बच्चों वेट को क्या लिख सकता हूं, mg। mg को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। नहीं है, समझ में नहीं आया? आगे क्या समझ में? वेट को mg को ऐसा लिख दिया मैंने, नहीं आया समझ में? बेटा मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी अभी कितना माना था, इसका सिग्मा माना था,
बेटा इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो स्फीयर है ना ये, ड्रॉप क्या होता है स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बायएंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, भूल चुके होगे, किसी को याद है, रो वी जी। अब ये पूरा का पूरा ड्रॉप जो है एयर में डूबा हुआ है तो वहां वी इमर्ज होता है, लेकिन पूरा ही डूबा हुआ है तो रो वी जी। बच्चे बायएंड फोर्स आएगा रो इंटू वी, वी कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। क्या हुआ, ठीक है बेटा। बायएंड फोर्स कितना होता है रो वी जी, रो किसका डेंसिटी होता है लिक्विड का, वी क्या होता है वॉल्यूम और जी पता है। बच्चों ड्रैग फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन तो मेरे को क्लियर ही है कि वी अगर नीचे है तो ड्रैग फोर्स ऊपर लग रहा है, तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 6 पाई ईटा आर वी टी, 6 पाई ईटा आर वी टी। देखो जिसको इतना लिखना आ गया वीटी आ गया। अब क्या करना है, सबको एक तरफ करना है और वीटी निकाल लेना है। यही लिखने में जितना मेहनत था वो था, यहां तक समझने में जो मेहनत था वो था। अब डायरेक्ट लिख के सॉल्व करना है, तो जो कटे पहले कैंसिल कर दो, पाई कट जाएगा क्या बच्चों, पाई कट जाएगा ना, जो कटे अब कैंसिल। अब इसके बाद समझना ही नहीं, हाँ इसके बाद समझना नहीं है बस, अब आर भी कट जाएगा तो ये 4/3 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा एक बार 2 से कट के बच्चों यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 3, ठीक है ना। आर का पावर, अरे तुम लोग अलग से देख लेना, ऐसा काट देना कि तुम्हें पता चले कि लिखा क्या है पहले, नेक्स्ट स्टेप में बल्कि कट कर लेना। आर का पावर यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहां बचेगा फाइनली 2/3 सिग्मा आर स्क्वायर जी, और यहां बचेगा 2/3 रो आर स्क्वायर जी, और यहां बचेगा +3 ईटा वीटी, +3 ईटा वीटी। उसको इधर ला दो, उसको इधर ला दो, तो 3 ईटा वीटी इज इक्वल्स टू 2/3 आर स्क्वायर जी, कॉमन ले लो, सिग्मा माइनस रो, वो इधर आया ना सिग्मा माइनस। बच्चों वीटी निकालना है, 3 ईटा को उधर भेज दो, वही आंसर है, हाँ ये आंसर है। तो वीटी विल बी इक्वल टू, वीटी विल बी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी, हाँ 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू ईटा सिग्मा माइनस रो। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा इसलिए बोल रहा हूं ऊपर याद, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा इसीलिए बोला पहला वाला स्टेप याद रखना, वही सबसे आसान है, ऊपर वाला नीचे वाला याद रखना तो याद रख भी सकते हो। 2/9 आर स्क्वायर जी, देखना कई बच्चे लिखने में कॉपी करने में इसको भी जी कर लेते हैं, इसको भी जी कर लेते हैं और रिवाइज करने में काट देते हैं, ये 9 है ये जी है, ठीक है ध्यान देना। 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो, सिग्मा लिख लेना। और यहाँ डेंसिटी ऑफ ड्रॉप है, यहां की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो, सिग्मा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर वाटर की बात करेंगे तो ड्रॉप हुआ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकता है तो वो भी देख लेना। ये लास्ट टॉपिक था एक बताओ इसमें समझो, चित्र खत्म हो गया बच्चों। अगर फ्लूइड और ऑब्जेक्ट सेम रहे, अगर फ्लूइड और ऑब्जेक्ट सेम रहे तो सारे चीज कांस्टेंट हो जाएगा। देखो सिग्मा और रो फिक्स हो जाएगा, जी जी तो सेम ही रहता है, ईटा भी फिक्स हो जाएगा, तो वीटी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें एक बात बताता हूं, इफ ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड आर सेम,
then Vt is directly proportional to R square. तो Vt will be equal to Kr square. Vt will be equal to Kr square. अरे हटा देना प्रोपोर्शनलिटी, K आ जाएगा, ठीक है. Vt will be equal to Kr square. सब कौन कांस्टेंट कर लो, मतलब बदल नहीं रहा है, सेम है. कांस्टेंट करेक्ट कर लो, करेक्ट. सेम में दिक्कत है, कांस्टेंट. बच्चों कहने का मतलब दोनों सेम रहे, ठीक है ना. डेंसिटी मतलब ये बदले ना, ये चेंज ना हो, सेम रहे. सेम कैसे रहेगा, तो अभी क्वेश्चन बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है. ऐसा बता रहा हूं, तो देखो ऐसा क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूं, तो लिखो एक क्वेश्चन. लिखो टू ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर, टू आइडेंटिकल ड्रॉप्स, रेडियस मत लिखो, टू आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैव टर्मिनल वेलोसिटी v, रेडियस हटा देना. टू आइडेंटिकल ड्रॉप हैव टर्मिनल वेलोसिटी v, two identical drops have terminal velocity v. If they join in air, if they join in air to form a bigger drop, if they join in air to form a bigger drop, then what will be new terminal velocity? Drop, then what will be new terminal velocity? Two identical drop have terminal velocity v. If they join in air to form a bigger drop, then what will be new terminal velocity? Your answer will be in terms of v. तो सुनो, इसमें सिग्मा और रो को सेम मान सकते हो कि नहीं दोनों ही केस में. बच्चों इसमें सिग्मा और रो को आप दोनों लोग सेम मान सकते हैं ना. बताओ क्या, देखो इधर Vt का फॉर्मूला कितना होता है, 2/9 R स्क्वायर जी अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो. तो देखो जब ज्वाइन हो भी गया तब भी तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मतलब ड्रॉप की डेंसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि पानी ही था. और बच्चों जब ज्वाइन नहीं, और एयर की भी डेंसिटी सेम नहीं होगी क्योंकि वो एयर ही रहा. विस्कोसिटी ऑफ एयर भी चेंज नहीं होगा, जी भी चेंज नहीं होगा. तो इस केस में Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kr स्क्वायर हो गया ना. नहीं, क्योंकि लिक्विड भी सेम रहा और ऑब्जेक्ट भी सेम रहा, तो Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kr स्क्वायर हो गया. बच्चों मुझे पता है, मैं ही करूंगा इसको, देखो इधर ध्यान से. Vt इज इक्वल टू, पहले केस में मान लिया V इक्वल टू उन दोनों का रेडियस क्या है, लेट द रेडियस बी r, ठीक है ना. हो गया, बताओ आंसर. योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ V ओनली, केवल V के टर्म में, और कुछ भी नहीं होगा, केवल V के टर्म में आंसर होगा. रेडियस को अगर मान लिया मैंने r, इसे तो मान रहा हूं, तो बच्चों V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू आर स्क्वायर, ठीक है. K इंटू आर स्क्वायर ना बच्चों, अभी बताया था. अगर वो ज्वाइन कर गए तो ज्वाइन करने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, आफ्टर ज्वाइनिंग. मान लो टर्मिनल वेलोसिटी हो गई v1, तो v1 विल बी इक्वल टू K इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो. v1 इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. अब बच्चों मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं. ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दूं, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करूं, कितना आएगा, v1 अपॉन v इज इक्वल्स टू के तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आएगा ना. अब मुझे कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर चाहिए, कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर चाहिए. ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं जब वो ड्रॉप वाला क्वेश्चन किया था.
तो बच्चों ये दोनों ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं ना, तो वॉल्यूम इक्वेट कर दूं तो 2 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, उसके बाद यहां पे है 2/3 इंटू, बच्चों 2 क्यों किया, एक ड्रॉप का वॉल्यूम इतना था, 2 ड्रॉप का इतना होगा, ये मिल के क्या बना रहे, एक बड़ा ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब, कैंसिल कर दो। तो यहां से आर क्यूब की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, आर क्यूब विल बी इक्वल टू 2r क्यूब, तो आर विल बी इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2 का पावर 1/3 इंटू आर, 2 का पावर 1/3 इंटू आर, यहां पुट कर दो बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर अब आप देख सकते हो, यहां पुट करोगे तो कितना होगा, v1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 2 का पावर 2/3, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2/3 आएगा, तो यहाँ v1 विल बी इक्वल टू, फाइनल आंसर इज v1 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 2/3 इंटू v, ये इसका आंसर, v1 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 2/3 इंटू v, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जब कभी भी न्यूमेरिकल आएगा ऐसा ही आएगा, वो पुराने उस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बहुत कम आएगा। और बच्चों न्यूमेरिकल में एक बात और याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप रो को नेग्लेक्ट कर सकते होगे, ऐसा सिचुएशन आएगा, जैसे एक की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, एक की कम होगी, तो ज्यादातर टाइम आप रो को नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब न्यूमेरिकल में देख लेना एक बार, लेकिन इससे आपको मैं ऐसे हिंट दे रहा हूं कि कभी इस पे आएगा तो रो नेग्लेक्ट करके आएगा, अदरवाइज ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज यही क्वेश्चन आएगा, हाँ ये भी मैं बोल रहा हूं कि आना होगा तो यही आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास में